तो अब हम बात करेंगे इन्वायरमेंटल इश्यूज़ की, ठीक है। तो इन्वायरमेंटल इश्यूज़ जो है भाई हमारे पास यहाँ पे 22 क्वेश्चंस हम कवर करेंगे और कोशिश करेंगे कि 22 क्वेश्चन से जो इंपॉर्टेंट इन्वायरमेंटल के इश्यूज़ के रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आ सकते हैं वो यहाँ पे हम कवर कर लें। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है यार, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन। हमको कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन की बात करनी है। इट इज़ द टेक्नोलॉजी डिजाइन टू टैकल ग्लोबल वार्मिंग बाय कैप्चरिंग CO2 एंड स्टोरिंग इट बिफोर इट इज रिलीज इनटू द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में रिलीज होने से पहले उसको कैप्चर कर लेना, उसको स्टोर कर लेना, इसको कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन। बिल्कुल सही बात है यार, जिसमें हम एफोरेस्टेशन करके क्या कर सकते हैं, टेरेस्ट्रियल सिक्वेस्ट्रेशन कर सकते हैं, है ना। पावर स्टेशन बना सकते हैं CO2 कैप्चर करने के लिए, है ना। जियोलॉजिकल स्टोरेज कर सकते हैं, लाइक हमने क्या कर सकते हैं कि जो डिप्लीटेड ऑयल या फिर गैस रिजर्व है वहाँ पे डाल सकते हैं। अनमाइनेबल कोल बेड्स में इसको डाल सकते हैं। डिप्लीटेड ऑयल रिजर्व्स, अनमाइनेबल माइंस आर एग्जांपल ऑफ नेचुरल कार्बन सिंक्स। कि एग्जांपल है नेचुरल कार्बन सिंक्स के, रही भाई दीज आर एग्जांपल ऑफ आर्टिफिशियल कार्बन सिंक्स, ठीक है। बिकॉज जो नेचुरल कार्बन सिंक्स है उसमें फॉरेस्ट आता है, ओशन आता है, सॉइल आता है। कार्बन डाइऑक्साइड कैन डिजॉल्व इन लिक्विड लाइक वाटर बट नॉट इन ऑयल। गलत बात है यार, कार्बन डाइऑक्साइड जो है इट कैन बी डिजॉल्व इन लिक्विड वाटर एंड ऑयल बोथ, है ना। ऐसा नहीं कि ऑयल में डिजॉल्व नहीं हो सकता, बोथ। तो करेक्ट हमसे पूछा गया है यार, करेक्ट क्या हो जाएगा यहाँ पे, करेक्ट हो जाएगा 1 ओनली। क्वेश्चन नंबर 2 है विद रेफरेंस टू नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम। हमको बात करनी है NCAP नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम की। इनकरेक्ट, नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के बारे में हमसे इनकरेक्ट पूछा गया है। इट एम्स टू अचीव द 20% to 30% रिडक्शन इन पार्टिकुलेट मैटर कंसनट्रेशन बाय 2034। जो नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम है वो 20 से 30% सही बात है, कम करने की बात करता है पार्टिकुलेट मैटर के कंसनट्रेशन पे, बट नॉट बाय 2034, बाय 2024 जो भी चल रहा है। 2017 में बेस ईयर देखते हुए 2024 तक हम 20 से 30% तक पार्टिकुलर मैटर को कम करने की बात की है हमने। It is prepared by the Ministry of Housing and Urban Affairs to reduce PM concentration in the selected smart cities। देखो भाई ये मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने प्रिपेयर किया है। इनकरेक्ट पूछा गया, बोथ इज इनकरेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3 है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग डिजॉल्व ऑक्सीजन। हमको डिजॉल्व ऑक्सीजन की बात करनी है। जो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड है इज अ बेटर इंडिकेटर टू मेजर द कंसंट्रेशन ऑफ रिक्वायर्ड ऑक्सीजन एज कंपेयर टू केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। जो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड है क्या वो बेटर इंडिकेशन है यार, बेटर इंडिकेटर है ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड एज कंपेयर टू द केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। ये स्टेटमेंट सही है भाई, बिल्कुल सही बात है। बिकॉज बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड इज व्हाट, तो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड की बात करनी, इट इज बेटर इंडिकेटर टू मेजर द कंसंट्रेशन ऑफ रिक्वायर्ड ऑक्सीजन एज कंपेयर टू केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। बिल्कुल सही बात है यार, बिकॉज जितना ज़्यादा डिजॉल्व ऑक्सीजन होगा उतना ही कम हमारे पास, है ना, मतलब उतने जितना डिजॉल्व ऑक्सीजन, मतलब नहीं बोलेंगे, जितना ऑर्गेनिक वेस्ट होगा ना उतना ज़्यादा हमारे पास बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड होगा, है ना। तो आप समझना ऑर्गेनिक वेस्ट ज़्यादा है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड ज़्यादा है, तो डिजॉल्व ऑक्सीजन कम होगा, ठीक है। आप समझना एक चीज़ को, जो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड है ना ये हमारे पास सिर्फ और सिर्फ जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट हैं उसको डिग्रेड करने के लिए, जो ऑर्गेनिक वेस्ट है मतलब उसको डिग्रेड करने के लिए जो हमारे पास जो ऑक्सीजन चाहिए उसको बोलते हैं बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। जो केमिकल ऑक्सीजन डिमांड है वो बायोडिग्रेडेबल प्लस नॉन बायोडिग्रेडेबल जो वेस्ट है उसको डिजॉल्व करने पर पास हमारे जो ऑक्सीजन चाहिए उसको हम क्या बोलते हैं भाई, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो इसीलिए हमारे पास जो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड है हमको एक तरह से मेजर क्या करते हैं, ऑर्गेनिक वेस्ट कितना है वो देखते हैं यार पॉल्यूशन के अंदर। तो बेटर इंडिकेटर है ये हमारे पास BOD एज कम्पेयर टू COD। COD measure the concentration of oxygen required for the oxidation of non biodegradable waste while BOD measure the same for degradable waste। गलत बात है यार, बिकॉज आप समझना BOD जो है सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनिक मैटर को देखता है, बट जो BOD और जो COD है इट टेक्स अबाउट बोथ, है ना, दोनों को देखता है, दोनों को, बायोडिग्रेडेबल प्लस नॉन बायोडिग्रेडेबल। The dissolved oxygen is inversely proportional to the dissolved organic waste in the water bodies। मतलब ऑर्गेनिक वेस्ट ज़्यादा होगा तो हमारे पास डिजॉल्व ऑक्सीजन कम होगा, बिल्कुल सही बात है। एंड ऑल्सो अपने पास बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड भी इस प्रकार से है, ठीक है। सो दिस इज करेक्ट। हमसे इनकरेक्ट पूछा गया है, इनकरेक्ट जाएगा B2 ओनली।
क्वेश्चन नंबर 4 है यार, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट रिगार्डिंग द सॉइल वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016। हमको सॉइल वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स की बात करनी है 2016 के अंदर। इनकरेक्ट हमसे पूछा गया है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016 की बात करनी है, इनकरेक्ट। ठीक है, वेस्ट जनरेटेड आर और वेस्ट जनरेटर्स आर टू सेग्रीगेट वेस्ट इनटू 3 कैटेगरीज, बायोडिग्रेडेबल्स, नॉन बायोडिग्रेडेबल्स एंड डोमेस्टिक हैजार्डस वेस्ट। बिल्कुल सही बात है यार, सॉइल वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स के अंदर हमारे पास जो वेस्ट जनरेटर्स हैं उनको सेग्रीगेट करना पड़ेगा। लोकल अथॉरिटीज एंड विलेज पंचायत्स आर टू मेक सुटेबल वेस्ट मैनेजमेंट प्लान्स, है ना, इन अकॉर्डेंस विद द स्टेट गवर्नमेंट पॉलिसीज। बिल्कुल सही बात है। ऑल मैन्युफैक्चरर्स ऑफ डिस्पोजेबल प्रोडक्ट्स आर to provided financial assistance to the local authorities for setting up waste disposal plant। बिल्कुल सही बात है। ऐसे मैन्युफैक्चरर्स जिसमें डिस्पोजेबल प्रोडक्ट बनाते हैं, जैसे कि पॉलीथीन हो गया, पॉलीथीन तो नहीं, कुछ भी डिस्पोजेबल प्रोडक्ट, जैसे कि हमारे पास है ना, कोई भी प्लास्टिक हो गया, तो वो हमारे पास उसको डिस्पोजेबल सिस्टम बनाने के लिए फाइनेंशियल असिस्टेंस देना भी जरूरी है। दिस रूल्स आर ओनली एप्लीकेबल टू द प्लेन एंड एग्जेम्प्टेड द हिली एंड नॉर्थ ईस्ट स्टेट। गलत बात है यार, ये जो है ना हमारे पास ये सिर्फ और सिर्फ हिली एरियाज में काम करता है, ऐसा बोल रहा है, गलत बोल रहा है भाई। इट इज़ एप्लीकेबल टू ऑल द सेंसस टाउन, जहाँ भी चुनाव हो रहा है वो सारे टाउन्स में ये एप्लीकेबल है। दिस इज इनकरेक्ट, हमसे इनकरेक्ट तो पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 5 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग बायो रिमीडिएशन। हमको बायो रिमीडिएशन की बात करनी है। It uses microorganism or their enzymes to break down pollutants from the environment। जो बायोरिमेडिएशन है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल करता है जिससे वो ब्रेक डाउन कर पाए पॉल्यूटेंट्स को। बिल्कुल सही बात है। मराइन माइक्रोब्स व्हीट ब्रांड इज अ हाइड्रोकार्बन डिग्रेडिंग बैक्टीरिया विद द कैपेसिटी टू क्लीन ऑयल स्पिल्स। बिल्कुल सही बात है। माइक्रोब जो है, मराइन माइक्रोब व्हीट ब्रांड जो है, एक ऐसा बैक्टीरिया है जो कि क्या करता है, ऑयल स्पिल्स को क्लीन करता है। डेवलप किसने किया था इसको? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी ने। दिस माइक्रोब डू नॉट हैव अ मेटाबॉलिज्म ऑफ देयर ओन एंड रिलाई ऑन द हाइड्रोकार्बन वेस्ट ऑफ और वेस्ट फॉर एनर्जी। बिल्कुल सही बात है। ऐसा लगेगा बट इट इज इनकरेक्ट यार, है ना, ऐसा नहीं है कि इनका खुद का मेटाबॉलिज्म नहीं होता भाई, बिल्कुल होता है। आप समझना, ये जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं ना, इसके लिए एनर्जी डिफाइन कैसे करते हैं? बिकॉज हाइड्रोकार्बन्स हो गए, हाइड्रोकार्बन्स का मेटाबॉलिज्म जब होता है तो यहाँ पे क्या करते हैं, एनर्जी जनरेट कर लेते हैं यार। दे रिलाई ऑन देयर मेटाबॉलिज्म। गलत बोल रहा है ये। करेक्ट हमसे पूछा गया है, क्या करेक्ट हो जाएगा? 1 और 2 करेक्ट पूछा है कि इनकरेक्ट पूछा है भाई? हाँ करेक्ट पूछा है यार। क्वेश्चन नंबर 6 क्या यार? कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, जीएमओस की बात करनी है। रबर बोर्ड रिसर्च फार्म हैज़ द वर्ल्ड सेकेंड जेनेटिकली मॉडिफाइड रबर प्लांट टेलर्ड फॉर द क्लाइमेट कंडीशन इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया आफ्टर चाइना। देखो भाई, जो रबर बोर्ड रिसर्च है उसने दुनिया का पहला ऐसा जेनेटिकली मॉडिफाइड रबर प्लांट बनाया है जो कि नॉर्थ ईस्ट के अंदर यहाँ पे रह सकता है। नॉट सेकेंड, इट इज़ फर्स्ट। GMO are living organisms whose genetic material have been artificially manipulated in a laboratory through genetic engineering। बिल्कुल सही बात है। Clearance of genetic engineering appraisal committee is not mandatory for the environmental release of the genetically modified crop। ना भाई ना, GAC का अप्रूवल बहुत जरूरी है जो कि इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर काम करता है। सो इट इज जरूरी मीन्स मैंडेटरी। करेक्ट हमसे पूछा गया, करेक्ट जाएगा 2 ओनली। क्वेश्चन नंबर 7 है, विच द फॉलोइंग आर द इन्वायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ सैंड माइनिंग इन इंडिया। सैंड माइनिंग के हमसे क्या पूछा गया है? इन्वायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेस पूछे गए हैं। चेंजिंग द कोर्स ऑफ द रिवर एंड इंक्रीज इन रिवर इरोजन। इन्वायरमेंट सैंड माइनिंग से क्या हो सकता है? रिवर का जो कोर्स है, मतलब जो डायरेक्शन के जैसे बहाव है, वो मतलब जो बह रहा है जिस डायरेक्शन, वो चेंज हो सकता है एंड रिवर इरोजन हो सकता है। बिल्कुल सही बात है। ग्राउंड वाटर टेबल का डिप्लीशन हो सकता है भाई, बिल्कुल सही बात है। थ्रेट टू एग्रीकल्चर एंड डैमेज टू द कोस्टल इकोसिस्टम, ये भी सही बात है। एडवर्सली इम्पैक्ट द हैबिटेट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये भी सही बात है यार। हमसे क्या पूछा गया है? करेक्ट पूछा गया है। करेक्ट क्या हो जाएगा यहाँ पे? करेक्ट हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 8 है, विद रिस्पेक्ट टू सैंड माइनिंग। सैंड माइनिंग की बात करनी है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। करेक्ट हमसे पूछा गया है। सैंड प्रोवाइड अ बफर अगेंस्ट स्ट्रॉन्ग टाइडल वेव्स एंड स्टॉर्म्स एंड इज यूज्ड फॉर मेकिंग ग्लास। बिल्कुल सही बात है यार, ग्लास बनाने के लिए इस्तेमाल तो किया जाता है। इससे ये बफर एक तरह से हमको बचाता है किससे? स्टॉर्म्स एंड जो टाइडल वेव्स हैं स्ट्रॉन्ग, उनसे। ड्यू टू सैंड माइनिंग देयर इज अ रेवेन्यू फॉर फीचर टू द एक्सचेकर।
सैंड माइनिंग की वजह से है ना रिवेन्यू फॉर फ्यूचर, मतलब समझना रिवेन्यू लॉस जो हो रहा है हमारे पास, किसको भाई, ना जो खरीद रहा है, ना जो एक्सचेकर है उसको। सैंड माइनिंग रिजल्ट इन द इंक्रीज इन द ग्राउंड वाटर एंड एनरिच द कोस्टल इकोसिस्टम। अभी देखा भाई हमने सैंड माइनिंग से क्या होता है, जो कोस्टल इकोसिस्टम वो खराब होता है, ग्राउंड वाटर डिप्लीट होता है। करेक्ट हमसे पूछा गया है, करेक्ट जगह ए 1 एंड 2 ओनली। क्वेश्चन नंबर 9 है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द इम्पैक्ट्स ऑफ रेडिएशन फ्रॉम द मोबाइल फोन टावर। जो रेडिएशंस निकल रहे हैं मोबाइल फोन टावर्स के, उनके इम्पैक्ट के बारे में हमको बताना है। जो मैग्नेटिक फील्ड फ्रॉम द टावर डिस्टर्ब्स बर्ड्स नेविगेशन स्किल, हैंस when birds are exposed to electromagnetic radiation they disorient and begin to fly in all direction। ये जो हमारे पास रेडिएशन जो निकलते हैं भाई टावर से है ना, वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो होते हैं वो डिसोरिएंट कर देते हैं फ्लाई बर्ड को। आपने रोबोट 2 पिक्चर देखा होगा, उसमें हमारे पास समझ आता है कि रेडिएशन से जो हमारे पास बर्ड्स हैं वो कैसे भागते हैं एक दूसरे से दूर दूर, रेडिएशन से दूर दूर। इट कॉज सेलुलर एंड फिजियोलॉजिकल डैमेज इन ह्यूमन बींग्स। बिल्कुल सही बात है, सेलुलर तो डैमेज करता है, साथ साथ साइकोलॉजिकल, नॉट फिजियोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल डैमेज तो करता ही करता है। करेक्ट हमसे पूछा गया करेक्ट जगह बोथ 1 एंड 2। क्वेश्चन नंबर 10 है तो रेडिएशन तो हमेशा मोबाइल फोन जेब में रखना चाहिए, बिकॉज है ना प्रोस्टेट के अंदर दिक्कत आ सकता है यार इन मेल्स, ठीक है, ओवेरियन ट्यूमर्स हो सकता है इन फीमेल्स, है ना, तो बैक पॉकेट में रखना चाहिए, फ्रंट पॉकेट में रखना अवॉइड करना चाहिए। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग लैंडस्लाइड्स। हमको लैंडस्लाइड्स की बात करनी है, ठीक है। लैंडस्लाइड्स आर अ टाइप ऑफ मास वास्टिंग विच डिनोट्स एनी डाउन स्लोप मूवमेंट ऑफ सॉइल एंड रॉक अंडर द डायरेक्ट इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। लैंडस्लाइड में क्या होता है, डायरेक्ट इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी से क्या होता है, यहाँ पे डाउन स्लोप मूवमेंट होता है। बिल्कुल सही बात है यार। About 12.6% of the land area of our country is prone to landslide hazard। बिल्कुल सही बात है, डाटा इंपॉर्टेंट है, इसी तो हम डाटा कर रहे हैं। एमसीक्यू से डाटा भी दिमाग में चिपक जाता है, आप इसको थ्योरेटिकल आप क्वेश्चन के फॉर्म नहीं करोगे, आप इसको एमसीक्यू मतलब समझना, टीचर आपको पढ़ाते जाएगा तो आप उसको भूल जाओगे यार। द नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी इज एन अंडरटेकिंग एंड ओके द नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी इज अंडरटेकिंग अ नेशनल लैंडस्लाइड ससेप्टिबिलिटी मैपिंग। बिल्कुल गलत बात है, बिकॉज ये जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कर रहा है भाई। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है वो नेशनल लैंडस्लाइड ससेप्टिबिलिटी मैपिंग कर रहा है, नॉट द नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। करेक्ट हमसे पूछा गया करेक्ट जगह ए 1 एंड 2 ओनली। क्वेश्चन नंबर 11 क्या यार, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन इनिशिएटिव। हमको बात करनी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन इनिशिएटिव के बारे में, इनका बताना है। प्लान बी अ यूनिक स्ट्रेटजी एडॉप्टेड बाय नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवेज टू कीप वाइल्ड एलिफेंट्स अवे फ्रॉम रेलवे ट्रैक्स हैज़ वॉन द बेस्ट इनोवेशन अवार्ड बाय द इंडियन रेलवेज। बिल्कुल सही बात है यार, इसको बेस्ट इनोवेशन अवार्ड मिला है ना। बी का इस्तेमाल करके वहाँ पर पास क्या है, बी को एक नेचुरल रिलेपेंट क्या होता है, नेचुरल रिपेलेंट जैसे इस्तेमाल किया गया है एलिफेंट्स को हटाने के लिए, अवार्ड मिला है। प्रोजेक्ट रीहैब रिड्यूसिंग एलिफेंट ह्यूमन अटैक यूजिंग बी, in which bee fence are created by setting up bee box in the passageway of elephant to block their entrance to human territories is launched by the Indian Railways। देखो भाई जो प्रोजेक्ट रीहैब है इसको KVIC दैट इज खादी विलेज एंड इंडस्ट्री कमीशन ने लॉन्च किया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, मत भूलना इस चीज़ को। तो हमसे इनकट पूछा गया है, इनकट जगह B2 ओनली। क्वेश्चन नंबर 12 है एज पर द स्टेट ऑफ इंडिया इन्वायरमेंट released by the Center for Science and Environment। हमको बात इसकी करनी है स्टेट ऑफ इंडिया इन्वायरमेंट रिलीज बाय द सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट। इंडिया रिकॉर्ड्स 280 हीट वेव्स डेज और 280 हीट वेव डेज अक्रॉस 16 स्टेट इन 2022, मोस्ट इन द डिकेड। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिस लुक एट द फॉलोइंग स्टेटमेंट। लो प्रेशर ऑन द अर्थ सरफेस कॉजिंग अबव एयर टू कम डाउन which cause the air warm up and heat waves are generated। जो स्टेट ऑफ इंडिया इन्वायरमेंट रिपोर्ट है उसमें हमारे पास लो प्रेशर जो है उसकी वजह से यहाँ पे हीट वेव जनरेट हो रहे हैं क्या, नो, इट इज़ बिकॉज ऑफ द हाई प्रेशर। बिकॉज लो प्रेशर से तो क्लाउड बनते हैं यार, क्लाउड बनने से बारिश होता है। इट इज़ बिकॉज ऑफ द हाई प्रेशर दी हमारे पास हीट वेव बन रहे हैं। मराइन हीट वेव ओवर इंडियन ओशियन आर कॉज्ड ड्यू टू हाई सोलर रेडिएशन एंड स्ट्रॉन्ग विंड्स। जो हाई सोलर रेडिएशन स्ट्रॉन्ग विंड से हमारे पास मराइन हीट वेव्स बनते हैं क्या, नो, वीक विंड्स की वजह से बनते हैं, नॉट
स्पीडी विंड्स। ओके, जिससे क्या होता है, इवापोरेटिव कूलिंग होता है यार। New Delhi is the first South Asian city to develop and implement a city-wide heat health adaptation. न्यू दिल्ली में पहली बार ये हुआ है क्या? नो, इट इज द सिटी ऑफ अहमदाबाद एंड नॉट न्यू दिल्ली यार। इनकरेक्ट हमसे पूछा गया है, इनकरेक्ट हो जाएगा यहाँ पे, सारे के सारे इनकरेक्ट हैं भाई, आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 13 है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज और हैव बीन लेबल्ड एज दी फॉरएवर केमिकल्स। हमको क्या पूछा गया है? फॉरएवर केमिकल्स के बारे में पूछा गया है। इनमें से किसको फॉरएवर केमिकल्स माना जाता है? तो परफ्लोरोएल्काइल्स एंड पॉलीफ्लोरोएल्काइल सब्सटेंस जो है उनको हम फॉरएवर सब्सटेंस बोलते हैं, बिकॉज ये हमारे पास स्टिक करते हैं टू द एटमॉस्फेयर, रेन वाटर एंड सॉइल फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। मैनमेड केमिकल्स जनरली यहाँ पे नॉन स्टिक कुकवेयर से निकलते हैं भाई, जो स्टेन रेसिस्टेंट फैब्रिक होते हैं, कॉस्मेटिक होते हैं, है ना, उसमें से जनरली हमारे पास देखने को मिलते हैं। रेन कोट से, फाइल, है ना, रेन कोट से देखने को मिलते हैं ये। क्वेश्चन नंबर 14 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग फ्लाई ऐश। हमको बात सी करनी है, फ्लाई ऐश की बात करनी है। फ्लाई ऐश, इट इज अ फाइन पाउडर विद सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ सिलिका, एल्यूमिनियम एंड कैल्शियम। जो फ्लाई ऐश जो एक तरह से राख ही समझ लेना, बिल्कुल इसमें एल्यूमिनियम, सिलिका एंड कैल्शियम का इंपॉर्टेंट अमाउंट होता है। एंड इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बिकॉज इट इज द बाई प्रोडक्ट ऑफ द कोल बेस्ड पावर जनरेशन। न्यू फ्लाई ऐश यूटिलाइजेशन रूल्स एम टू अचीव 100% यूटिलाइजेशन ऑफ द फ्लाई ऐश इन 10 ईयर्स। क्या हम 100% यूटिलाइजेशन की बात करते हैं? देखो भाई, एक्सट्रीम वर्ड है, आप समझना, है ना, ऐसा लगेगा कि गलत है लेकिन सही है। हमने बात की कि हाँ 100% यूटिलाइजेशन करेंगे जो फ्लाई ऐश कोल बेस्ड पावर प्लांट से निकल रहे हैं, बट इट इज़ 2016 में नोटिफिकेशन आया था, सिमिलर नोटिफिकेशन, है ना, बट देखो 1999 में आया था कि हम इसको 100% यूटिलाइज करेंगे 2009 तक, ठीक है। उसके बाद आया 2016 में नोटिफिकेशन की 2 से 3 साल में करेंगे। सो इट इज़ इनकरेक्ट, इट इज़ नाउ इट इज़ इन 3 to 5 ईयर्स, जो कि हो चुका है लगभग। अंडर न्यू रूल्स, नॉन कंप्लायंट पावर प्लांट्स विल बी इम्पोज्ड विद एन एनवायरमेंटल कंपनसेशन ऑफ ₹1000 पर टन ऑफ अनयूटिलाइज एज ड्यूरिंग द एंड ऑफ द एवरी फाइनेंशियल ईयर। बिल्कुल सही बात है। जो हमारे पास जो ऐसे प्लांट्स हैं जो कि ये बात को नहीं मान रहे हैं कि हमने बोला था ना कि भाई 10 साल तो 1999 में था, अभी जो है 3 से 4 साल में उनको क्या करना है, 100% यूटिलाइजेशन करना है। जितना भी फायर कोल बेस जितना भी फ्लाई ऐश हो रहा है उसको यूटिलाइज करना है। अगर नहीं किया तो हर टन पे 1000 रुपये का एकदम क्या लगेगा, यहाँ पे पेनल्टी लगेगा। तो करेक्ट हमसे पूछा गया है, करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे 1 और 3, आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन 15 है, प्रकृति इज अ मास्कट, है ना, प्रकृति जो मास्कट है इज लॉन्च बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज टू स्प्रेड ग्रेटर अवेयरनेस अमॉन्ग मासेस रिगार्डिंग। जो प्रकृति है वो मासेस के अंदर अवेयरनेस जनरेट करने की बात करता है, किसके रिगार्डिंग? जो प्रकृति है टॉक्स अबाउट जनरेटिंग अवेयरनेस रिगार्डिंग सस्टेनेबल लाइफस्टाइल फॉर अ बेटर एनवायरनमेंट, है ना। यहाँ पे ये बात करता है कि हम सिंगल यूज प्लास्टिक को एलिमिनेट कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग शून्य लेबलिंग प्रोग्राम। हमको बात किसी करनी है यार शून्य लेबलिंग प्रोग्राम की। शून्य लेबलिंग प्रोग्राम और शून्य प्रोग्राम इज द नेट जीरो एनर्जी बिल्डिंग एंड नेट पॉजिटिव एनर्जी बिल्डिंग was launched by the Ministry of New and Renewable Energy। क्या मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने शून्य बिल्डिंग प्रोग्राम को लॉन्च किया था या फिर शून्य प्रोग्राम है उसको लॉन्च किया था? नो, इट इज मिनिस्ट्री ऑफ पावर यार जिसने लॉन्च किया था। ये हमारे पास नाम से समझ आ रहा है, शून्य मतलब नेट जीरो एमिशन की बात हो रही है। द नेट जीरो एनर्जी बिल्डिंग, है ना, नेट जीरो energy building is one of that relies on renewable source to produce as much energy as it uses, usually as measured over the course of year। मतलब नेट जीरो एनर्जी बिल्डिंग मतलब इनमें क्या होता है यार, जो सोलर पैनल्स होते हैं जिससे एनर्जी जनरेट होती है उसी को इस्तेमाल किया जाता है इस घर के चलने में। फॉर शून्य लेबलिंग, सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी विल वेरीफाई द डाटा एंड आफ्टर द असेसमेंट अप्रोप्रिएट सर्टिफिकेट एंड प्लेग विल बी इशूड। देखो भाई शून्य लेबलिंग के अंदर इट इज़ द ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी जो किया करता है, इसको वेरीफाई करता है, नॉट इलेक्ट्रिसिटी सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी बट द ब्यूरो ऑफ
एनर्जी एफिशिएंसी, करेक्ट हमसे पूछा गया है, करेक्ट हो जाएगा 2 ओनली। क्वेश्चन नंबर 17 है यार, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू वाटर स्केर्सिटी। हमको वाटर स्केर्सिटी की बात करनी है। ड्यू टू द मिनिमम सपोर्ट पॉलिसी एग्रीकल्चर इज रिजल्टिंग इन ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वाटर, है ना। एमएसपी मतलब मिनिमम सपोर्ट पॉलिसी की वजह से क्या हो रहा है ना। इधर समझना कि अब स्पेशल मतलब मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है ना भाई, वो बताता है कि जितना प्रोड्यूस करोगे उतना ज़्यादा आपको फायदा मिलेगा। तो पानी खींच खींच के प्रोड्यूस किया जा रहा है ना, ध्यान नहीं दे रहा है। वाटर की सब्सिडीज़ मिल रही है, मतलब हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी की सब्सिडीज़, तो ध्यान से इस फुल नहीं मतलब ध्यान से उसको इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है, तो इससे ओवर एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है वाटर का। बिल्कुल सही बात है यार। सिंस 2012 वाटर क्राइसिस हैज़ कंसिस्टेंटली बीन रैंक्ड एज वन ऑफ द थ्रेट विद द हाईएस्ट पोटेंशियल इम्पैक्ट एज वेल एज लाइवलीहुड और लाइकलीहुड अकॉर्डिंग टू द ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट, है ना। वाटर स्केर्सिटी बिल्कुल सही बात है कि हमारे पास हाई पोटेंशियल इम्पैक्ट रहा है। एज पर द रिपोर्ट रिलीज बाय द डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज इन जून 2019, इंडिया इज फेसिंग द वर्स्ट एवर वाटर क्राइसिस इन द हिस्ट्री। क्या अभी हम वर्स्ट एवर वाटर क्राइसिस फेस कर रहे हैं? बिल्कुल सही फेस कर रहे हैं, बट इसको डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्स ने नहीं भाई, नीति आयोग ने रिलीज किया था। To address the issue, government is using महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटीड प्रोग्राम। बिल्कुल सही बात है यार, ये जो वाटर इश्यूज को खत्म करने के लिए, उसको टैकल करने के लिए हमारे पास मनरेगा का इस्तेमाल कर रहे हैं, सॉरी मनरेगा का इस्तेमाल कर रहे हैं। करेक्ट हमसे पूछा गया 1, 2 and 4 इज करेक्ट, आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए। क्वेश्चन नंबर 18 है यार, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ग्रीन रेटिंग फॉर इंटीग्रेटेड हैबिटेट असेसमेंट। ग्रीन रेटिंग फॉर इंटीग्रेटेड हैबिटेट असेसमेंट की बात करनी है। इट इज़ अ ग्रीन बिल्डिंग रेटिंग सिस्टम जॉइंटली सेटअप बाय द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूशन तराई एंड द मिनिस्ट्री ऑफ न्यू रिन्यूएबल एनर्जी। जो हमारे पास ग्रीन रेटिंग फॉर इंटीग्रेटेड हैबिटेट असेसमेंट है, उसको तराई और मिनिस्ट्री ऑफ न्यू रिन्यूएबल एनर्जी ने मिलकर लॉन्च किया था। क्या बिल्कुल सही बात है यार, है ना। घरिया हैज़ been developed to rate only the residential building in India, emphasizing the national environment concern। देखो भाई, एक्सट्रीम वर्ड है only, क्या सिर्फ रेसिडेंशियल बिल्डिंग को ही ये हमारे पास सर्टिफाई करता है या फिर देखता है, रेटिंग करता है? ना भाई ना, इट इज़ बोथ रेसिडेंशियल, कमर्शियल एज वेल एज इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग्स, जिसको ये रेट करता है। This is incorrect. Global Housing Technology Challenge India was organized with an aim to identify and mainstream a basket of innovative technologies from across the globe that are sustainable and disaster resilient। देखो भाई, घरिया जो है ना, बिल्कुल सही बात है। इसको ऑर्गेनाइज किया जाता है टू मेनस्ट्रीमाइज द बास्केट ऑफ इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज फ्रॉम अक्रॉस द ग्लोब, जिससे सस्टेनेबल एंड डिजास्टर रिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर बन पाए। करेक्ट हमसे पूछा गया है, करेक्ट हो जाएगा 1 and 3, आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 19 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू ग्रीन इकोनॉमी। हमको बात किसकी करनी है? ग्रीन इकोनॉमी की बात करनी है। इट इज़ डिफाइंड एज लो कार्बन, रिसोर्स एफिशिएंट एंड सोशली इंक्लूसिव। जो ग्रीन इकोनॉमी होता है, बिल्कुल सही बात है, लो कार्बन होता है, ग्रीन एफिशिएंट और रिसोर्स एफिशिएंट एंड सोशली इंक्लूसिव होता है। It include a consumption linked initiative for the domestic manufacturing of solar modules। देखो भाई, जो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव होता है यहाँ पे, कंजम्पशन लिंक्ड इंसेंटिव नहीं होता यहाँ पे। प्रोडक्शन कितने ज़्यादा प्रोड्यूस करेगा उसके ऊपर आपको यहाँ पे इनिशिएटिव दिए जाएंगे सोलर मॉड्यूल्स के ऊपर। द प्रोविजन फॉर इंट्रोडक्शन ऑफ सोवरेन ग्रीन बॉन्ड वॉज लेड डाउन इन बजट 2022। सोवरेन ग्रीन बॉन्ड बनाने की बात 2022 के बजट में की गई थी। बिल्कुल सही बात है, करेक्ट हमसे पूछा गया है, करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे 1 and 3, आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 20 है, विद रेफरेंस टू जियोथर्मल एनर्जी। हमको बात करनी है जियोथर्मल एनर्जी की। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इट इज़ द नेचुरल हीट फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ द अर्थ दैट कैन बी यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। बिल्कुल सही बात है यार। इन इंडिया द साउदर्न पेनिनसुला इज कंसिडर्ड एज अ जियोथर्मल एरिया। साउदर्न पेनिनसुला नो भाई, इट इज़ द नॉर्थ वेस्टर्न, दैट इज हिमालयन रीजन। एंड हमारे साथ इसके साथ साथ वेस्टर्न एरियाज जो है और वेस्टर्न कोस्ट बोल सकते हैं, ये वाला रीजन। एंड अगर हमारे पास ये इंडिया हो गया तो ये वाला रीजन और ये वाला रीजन। जियोथर्मल एनर्जी डज नॉट पोज एनी इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स।
कि जियोथर्मल एनर्जी से कोई इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम नहीं होता। भाई गलत बात है। जियोथर्मल एनर्जी जो है उसमें नॉइज तो हो सकता है, एमिशन ऑफ गैसेस देखने को मिल सकता है, ड्रिलिंग साइड में डिस्टर्बेंस देखने को मिल सकता है। तो डू नॉट बोल रहा है, गलत बोल रहा है यार। करेक्ट हमसे पूछा गया है, करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे वन ओनली। क्वेश्चन नंबर 21 है विथ रेफरेंस टू ग्रीन एजी प्रोजेक्ट, ग्रीन एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट नॉट सिल्वर, है ना। ग्रीन एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इट एम टू प्रमोट ऑर्गेनिक फार्मिंग। बिल्कुल सही बात है। जब ग्रीन एग्रीकल्चर में ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट करने की बात करते हैं, इट विल बी इम्प्लीमेंटेड इनिशियली इन दी 5 स्टेट्स इन द कंट्री। बिल्कुल सही बात है। 5 स्टेट्स में यहाँ पे इनिशिएट किए जाएंगे, जिसमें पहला जो है वो मिजोरम है, एंड 5 स्टेट्स में हमारे पास कौन कौन से, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उड़ीसा एंड उत्तराखंड। इट इज़ फंडेड बाय द ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटी। बिल्कुल सही बात है यार। जो ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटी जो कि UNFCCC के अंदर बनाया गया था, वो इसको फंड करेगा। एंड इट एम टू कवर 2 प्रोटेक्टेड एरियाज, दैट इज द डाम्फा टाइगर रिजर्व एंड दी थोरांगतलांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। बिल्कुल सही बात है। विलेजेस को तो कवर करता है उसके साथ दो हमारे पास, है ना। इट एम्स टू कवर 35 विलेजेस। याद रखना इसका जो टारगेट है 35 विलेज को ग्रीन एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। प्लस उसके साथ 2 हमारे पास प्रोटेक्टेड एरियाज हैं, जिसमें दाम्फा टाइगर रिजर्व है एंड तुरांगतलांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। करेक्ट हमसे पूछा गया, करेक्ट हो जाएगा, सारे के सारे करेक्ट है। आंसर हो जाएगा, सॉरी ये गलत है ना भाई, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे। अच्छा, इसमें हमारे पास करेक्ट क्या हो जाएगा, देखो पहली बात तो ग्रीन एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट में प्रमोट करने की बात नहीं करता ऑर्गेनिक फार्मिंग को, एक तरह से इंटीग्रेट करने की बात करता है, जो बायोडाइवर्सिटी है, क्लाइमेट चेंज एंड सस्टेनेबल लैंड मैनेजमेंट की। ठीक है, ट्रैक नहीं करता कि भाई हम लोग वहाँ पे एग्रीकल्चर में ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे। सो इट इज़ इनकरेक्ट यार। ठीक है, तो फर्स्ट इज इनकरेक्ट, आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 22 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ओशन एसिडिफिकेशन। ओशन एसिडिफिकेशन की बात करनी है। ओशन एसिडिफिकेशन इज द ऑनगोइंग इंक्रीज इन द पीएच ऑफ द अर्थ ओशियन caused by the uptake of कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। जो एटमॉस्फेयर से जो कार्बन डाइऑक्साइड लेने की वजह से जो हमारे पास पीएच बढ़ रहा है, उसको हम ओशन एसिडिफिकेशन बोलते हैं। नहीं भाई, ओशन एसिडिफिकेशन में H+ बढ़ता है तो पीएच कम होता है यार, तो ये गलत बोल रहा है। फॉर मेराइन इकोसिस्टम ओशन एसिडिफिकेशन प्रेजेंट अ 2-fold चैलेंज ऑफ हायर एसिडिटी एंड लोअर अवेलेबिलिटी ऑफ कार्बोनेट। बिल्कुल सही बात है। एसिडिटी तो बढ़ता ही बढ़ता है, उसके साथ जो कार्बोनेट्स हैं वो भी हमारे पास, क्योंकि हाइड्रोजन जो एसिडिक हाइड्रोजन जो होता है वो कार्बोनेट्स के साथ मिलकर क्या कर लेता है, बाइकार्बोनेट बना लेता है, एंड जो कि हमारे पास अवेलेबल नहीं रहता यार, है ना। तो इसीलिए 2 चैलेंज है, 2-fold चैलेंज। पहली बात तो एसिडिटी को बढ़ाएगा जिससे प्लांट ग्रो नहीं कर पाएंगे, दूसरी बात कार्बोनेट जो कि जरूरी है उनकी ग्रोथ के लिए कोरल्स के, वो भी नहीं हो पाएगा। एंड कोरल्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं एक्वेटिक इकोसिस्टम के अंदर इन मैराइन हैबिटेट लाइक ओशियंस। Algae and sea grasses may benefit from higher CO2 concentration in the ocean as they require CO2 for photosynthesis just like plant, है ना। शुरुआत में तो हाँ फायदा होगा, बिकॉज ज़्यादा CO2 मिलेगा, खाना बना पाएंगे, बट बाद में दिक्कतें हो सकती है। करेक्ट हमसे पूछा गया यार, करेक्ट हो जाएगा 2 और 3, आंसर हो जाएगा बी। तो ये हमने देखे भाई इन्वायरमेंटल इश्यूज़ के बारे में बात की हमने।